नमस्कार साथियों, ट्रिपल पी आई एस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी कि हम अपने पिछले 3 लेक्चर के अंदर करंट अफेयर से संबंधित जो टॉपिक कवर कर चुके हैं, उनमें राष्ट्रीय परिदृश्य यानी राष्ट्रीय जो भी घटनाक्रम रहा है, नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल घटनाक्रम जो रहा है वो, और रिपोर्ट और इंडाइसिस से संबंधित जो भी करंट अफेयर से संबंधित डेवलपमेंट थे लास्ट 1 ईयर के, वो हम कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम करंट अफेयर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट इकोनॉमिक जो आर्थिकी से संबंधित जो भी नए डेवलपमेंट पिछले लास्ट ईयर में रहे हैं, उनको हम कवर करने का प्रयास करेंगे, यानी उनसे संबंधित डिस्कशन हम अपनी इस लेक्चर के अंदर बढ़ाएंगे। इस लेक्चर के बाद आप किन क्वेश्चनों के आंसर करने के में कैपेबल रहोगे। जैसे आपको पता होगा कि बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, बजट कब प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही आप जान पाएंगे कि कौन सा आर्थिक डॉक्यूमेंट किस मंत्रालय या किस संस्था के द्वारा रिलीज किया जाता है। आप जान पाएंगे कि हमारे देश में किस राज्य में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होता है, कौन सा राज्य सब्जी उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर आता है। साथ ही आप जान पाएंगे महारत्न कंपनियां क्या हैं, नवरत्न कंपनियां क्या हैं। इसके अलावा आप जान पाएंगे कि देश में कौन सबसे अमीर व्यक्ति है। साथ ही साथ आप जान पाएंगे कि विश्व के स्तर पर कौन सबसे अमीर व्यक्ति है। और भी बहुत कुछ ऐसा है, आर्थिक जो घटनाओं से संबंधित पहलू हैं, वो आप इस लेक्चर के बाद आंसर करने में कैपेबल हो पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। इसमें जो पहली न्यूज है वो आपको बताई जा रही है कि राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान। ये अनुमान पूरे वर्ष आते रहते हैं, बस आपको इस वाली न्यूज में क्या जानना है कि ये अनुमान किसके द्वारा लाए जाते हैं। तो आप जानेंगे कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इसके द्वारा जो भारत सरकार का मंत्रालय है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इसका एक डिपार्टमेंट है एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। इसके द्वारा वर्ष 2023-24 के स्थिर मूल्य 2011-12 एवं चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी किए गए। अब आपको यहाँ जानने की बात यह है कि जो राष्ट्रीय आय से संबंधित डेटा है वो किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो वो संस्था है एनएसओ, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत। और जो स्थिर कीमतों पर यानी फिक्स्ड प्राइस पर जो राष्ट्रीय आय निकाली जाती है, तो उसका ईयर, बेस ईयर कौन सा है? तो आप याद रखेंगे कि उसका बेस ईयर है 2011-12। बाकी हम राष्ट्रीय आय से संबंधित राष्ट्रीय आय देश में कितनी है, यानी प्रति व्यक्ति इनकम कितनी है देश के अंदर, यह जो डेटा है ये हम बजट के अंदर देखेंगे, क्योंकि बजट का एक ऑथेंटिकेट डेटा होता है और जो अग्रिम अनुमान होती है चेंजेस रहते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना काफी कम रहती है। नेक्स्ट जो डेवलपमेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेवलपमेंट है। 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। आप बता सकते हैं कि मतलब समझ गए होंगे इस न्यूज को सुनते ही कि इससे पहले 15 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। हम अपने पॉलिटी के लेक्चर्स जो सीरीज हमने चलाई थी, उसमें जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कराई थी, तो उसमें हमने वित्त आयोग से संबंधित डिस्कशन किया था। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फर्स्ट वित्त आयोग का गठन कब हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था। आगे देखते हैं। 16वां वित्त आयोग गठन हुआ है, इसका गठन हुआ है 31 दिसंबर 2023 को। भारत सरकार के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुसरण के साथ 16वें वित्त आयोग का गठन किया, यानी यह प्रावधान 280(1) में दिया गया, इसलिए यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और इसका गठन 31 दिसंबर 2023 को हुआ था। इस आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया है जिसको, वो है कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, आपको इनका नाम सुनकर कुछ ध्यान आ रहा होगा कि ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं। 2015 में जब नीति आयोग का गठन किया गया था, तो ये प्रथम उपाध्यक्ष रह चुके थे। वर्तमान में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर सुमन बेरी। और ऋत्विक रंजनम पांडे 16वें वित्त आयोग के सचिव नियुक्त किए गए हैं। यह आप याद रखेंगे कि ऋत्विक रंजनम पांडे 16वें वित्त आयोग के सचिव नियुक्त किए गए हैं। इसके जो वित्त आयोग होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 1+4 होता है। एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं। 4 सदस्यों की नियुक्ति भी की गई होगी। वो बाद में इसके डेवलपमेंट हम देखेंगे, उसमें बताया जाएगा कि 4 सदस्य जो हैं वो डिटेल डिस्कशन जिस दिन हो रहा होगा वित्त आयोग से संबंधित, उसमें मैं आपको कवर कर दिया जाएगा। जो इसकी मुख्य जो है निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिफारिश, ये जो वित्त आयोग बनाया गया है इसका मुख्य कार्य क्या है? तो आपको पता तो है इसके बारे में। आप जैसे संघ और राज्यों के बीच में करों की निवल आय का वितरण, यानी संघ और राज्यों के बीच में जो टैक्स से संबंधित इनकम हुई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसके संबंध में फॉर्मूला बताना। और संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन उस अनुच्छेद के खंड 1 में परंतु निर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए यहाँ पे जो भारत सरकार की ओर से अनुदान प्रदान किया जाता है राज्य सरकारों को, उसके संबंध में
सुझाव देना। इसके अलावा वित्त आयोग का जो कार्य है, जो पंचायती राज और नगर पालिकाएं हैं, पंचायत नगर पालिकाएं, राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों को संपूरित यानी बढ़ाने के लिए, समृद्धि कराने के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के आवश्यक उपाय, इस प्रकार का यह सुझाव भी केंद्रीय वित्त आयोग देता है। 16वें वित्त आयोग का जो 16वां वित्त आयोग आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित निधियों के संदर्भ में, देखो ये जो एक एक्ट इसमें बात हो रही है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, तो आपको एक क्वेश्चन तो यहाँ हो गया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है, तो 2005 का। इसमें जो फंड बनाया गया है, तो उस फंड के संबंध में जो उपयोग से संबंधित वित्त पोषण है, उसका केंद्र के द्वारा वित्त पोषित, उसमें कितना फंडिंग की जाएगी, इस प्रकार का जो भी प्रावधान अभी वर्तमान में है, उनकी समीक्षा करेगा यह वित्त आयोग और उन पर उचित सिफारिशें वित्त आयोग कर सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त की गई। अगर ये प्रेसिडेंट के द्वारा यह कार्य इस वित्त आयोग को दिया जाएगा तो यह वित्त आयोग इस पर भी सिफारिश करेगा। साथ ही आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है कि जो 16वां वित्त आयोग है, ये 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि को कवर करेगा। साथ ही 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करा देगा। 2 डेट है यहाँ पे कि जो 2026 की फाइनेंशियल ईयर शुरुआत हो रही होगी 1 अप्रैल 2026 से, तब से तो इसके 5 ईयर का टाइम लगेगा आगे का, और यह 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप देगा। आगे देखेंगे कि भारत का विदेशी ऋण सितंबर अंत 2023, ये क्वार्टरली रिलीज किया जाता है कि विदेशी ऋण से संबंधित क्या डेवलपमेंट है, और ये जो ऋण से संबंधी डेटा है, इसको वित्त मंत्रालय भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा भारत के विदेशी ऋण के तिमाही आंकड़े जारी किए गए, यानी क्वार्टरली इनको रिलीज किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत इस पॉइंट में नहीं है, इसलिए वही पहले जैसा है कि एनएसओ के द्वारा जो अग्रिम आंकड़े दिए गए थे, बजट में जब ये आंकड़े आते हैं या इकोनॉमिक सर्वे में आते हैं तो वो स्थिर डेटा होता है, हम उससे देखेंगे। यहाँ तो सिर्फ बेसिक जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको जानेंगे। यहाँ पर एक बात आप याद रखेंगे कि जीडीपी एवं विदेशी ऋण का जो अनुपात है वो सितंबर अंत 2023 में थोड़ा बढ़कर 18.61% हो गया है, जबकि जून वाली जो तिमाही थी उसमें 2023 में 18.58 था। बहुत माइनर सा जो बढ़ा हुआ दिख रहा है, 0.58 से 0.61 है। इसका अर्थ ये होता है कि मानो 100 रुपए की हमारी कोई जीडीपी है टोटल, तो इसमें जो ऋण की भागीदारी है वो सितंबर वाला जो क्वार्टर है, इसमें हमारा जो ऋण है बाहरी ऋण वो 18.61% हो गया है। इतना सी इसमें बात है। यह वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर है, ये कहाँ पे बनाया गया है और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है इसका। तो अश्विनी वैष्णव जी जो है केंद्रीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक आईटी मंत्री के द्वारा भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर राष्ट्र को समर्पित किया गया है। कहाँ किया गया है, तो बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में। इसको बनाया किसने, इसका निर्माण किसने किया है, तो आईआईटी मद्रास और एल&टी लार्सन एंड टोब्रो कंस्ट्रक्शन के द्वारा तैयार किया गया है। इस डाकघर का निर्माण 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके किया गया है। इस बात को आप याद रखेंगे। यह 3D प्रिंटेड वाली ये जो तकनीक है, इसका लाभ क्या होता है कि जो साधारण तरीके से हम किसी चीज़ का डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें जो टाइम लगता है, तो टाइम कम, इसमें पूरा डेवलपमेंट में जो टाइम लगता है उस टाइम में कमी आ जाती है जब हम 3D प्रिंटेड के ढंग से उसका डेवलपमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2019-20 नेशनल हेल्थ अकाउंट 2019-20 इसके अनुमान जारी किए गए किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। 2019-20 में जो डेटा जारी किया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा, इसकी यह 7वां संस्करण है। इससे पहले 6 बार इस प्रकार का डेटा जारी किया जा चुका है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर के द्वारा यह डेटा तैयार किया जाता है। यह NHSRC केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत है। इसने बताया है कि कुल स्वास्थ्य व्यय, जो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर है, जैसे 100 रुपए हेल्थ एक्सपेंडिचर है, उसमें से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो 2014-15 में जहां 62.6% था, वही 2019-20 में 47.07% रह गया है।
इसमें आपको याद रखना है ये, पहले तो ये कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जितना ज़्यादा होगा, यानी यह जितना ज़्यादा परसेंट की ओर व्यक्त कर रहा होगा, तो आप ये समझ लीजिए कि उस देश की या उस राज्य की जो हेल्थ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हेल्थ की सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही हैं, वो कमज़ोर हैं, अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे घट रहा है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं इस रिपोर्ट के आधार पर कि 2014-15 से 19-20 के अंदर यह एक्सपेंडिचर कम हुआ है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधाएं हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है इस रिपोर्ट के अनुसार। साथ ही आपको ये याद रखना है, जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य के व्यय की हिस्सेदारी जो 14-15 में 1.13% थी, वो 2019-20 में 1.35% हो गई है। यह काफ़ी माइनर सा जो डेवलपमेंट दिख रहा है, 1.13 से 1.35 हो गई है। ये मेंस के स्तर पर आप इस पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हो इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए, रेफरेंस के रूप में इसे बताएंगे। साथ ही आप देखेंगे कि कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा जो टोटल हेल्थ पे एक्सपेंडिचर होता है, उसमें जो गवर्नमेंट का व्यय है वो 2019-20 में 41.4% हो गया, जबकि 14-15 में 29% था। यह पॉइंट भी मेंस में बता सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा जो हेल्थ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हेल्थ सर्विसेज पर जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, उसका रिजल्ट है कि जो सरकारी व्यय है हेल्थ का, वो 2019 में 41.4% के पास पहुंच गया है। नेक्स्ट न्यूज है विदेश व्यापार नीति से संबंधित। वर्ष 2023 में भारत सरकार के द्वारा विदेश व्यापार नीति 2023 इंट्रोड्यूस की गई है। इसका जो लक्ष्य है, इसका भारतीय निर्यात को $2 ट्रिलियन तक ले जाने की संभावना व्यक्त की गई है। और लक्ष्य इसमें निर्यातकों को सुविधा हेतु व्यवसाय करने में सुगमता को सरल बनाने के लिए री इंजीनियरिंग तथा स्वचालन, री इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन की प्रक्रिया को अपनाना है। आप याद रखेंगे कि इसमें संभावना कितनी, $2 ट्रिलियन तक ले जाने की संभावना। कब तक? तो 2030 तक। इस नीति का फोकस स्कोमेट क्या है? स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। स्कोमेट के तहत दोहरे उपयोग यानी ड्यूल यूजेस वाली उच्च अंत प्रौद्योगिकी हाई एंड टेक्नोलॉजी आइटम जैसे ई कॉमर्स निर्यात को सुगम बनाना और निर्यात संवर्धन हेतु राज्यों और जिलों के सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका जो मुख्य फोकस है वो ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ाने के लिए, ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ाना तथा निर्यात संवर्धन के लिए राज्यों और जिलों में के साथ केंद्र का सहयोग बढ़ाना है। इस नीति में टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम जो चालू है, इसमें एक स्कीम चलती है निर्यात संवर्धन के लिए यानी एक्सपोर्ट इनरिचमेंट के लिए, टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम। इसके माध्यम से नए शहरों तथा स्टेट्स होल्डर स्कीम के माध्यम से निर्यातकों को सम्मानित करने का भी प्रावधान इस नीति के अंदर किया गया है। इस नीति के साथ ही जो अगला डेवलपमेंट इसमें जो देखेंगे हम, नया एक पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे कि इसमें 4 नए शहरों में टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस TEE बनाए जाएंगे। पहले से 39 शहर टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के अंदर निर्दिष्ट हैं, मतलब चिन्हित हैं, और अब 4 नए बनाए जाएंगे। इसमें एक तो हरियाणा का है फरीदाबाद, बाकी का मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी, ये 3 उत्तर प्रदेश के शहर हैं। नेक्स्ट न्यूज है, इसमें क्या हुआ है कि प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 है। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है और यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में संशोधन है। क्या संशोधन लाया गया है? पॉइंट यह है कि 2000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाले लेन देन हेतु कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की मंजूरी को आवश्यक बनाया गया है। यदि 2000 करोड़ रुपए से अधिक का कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उस ट्रांजेक्शन के लिए जो भी कंपनी इस ट्रांजेक्शन को कर रही है तो उसके लिए उन्हें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से मंजूरी लेनी होगी। पहला पॉइंट ये नया बदलाव हुआ है, इसलिए इसमें प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में संशोधन किया गया है। दूसरा, यह अधिनियम उन प्रतिष्ठानों को दायरे का विस्तार करता है जिन्हें प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों का हिस्सा माना जा सकता है। जो प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों का हिस्सा माने जा सकते हैं उन प्रतिष्ठानों को अपने दायरे में लेगा यह नया संशोधन, ऐसा प्रावधान देखने को मिलता है। वर्तमान में समान व्यवसायों में लगे उद्यमों या व्यक्तियों को प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों का हिस्सा माना जाता है। यह पॉइंट आप याद रखेंगे
कि जो प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते हैं उनके अंदर कौन आता है, तो समान व्यवसायों में लगे उद्यमों या व्यक्तियों। जैसे कोई एप्पल का बिजनेस कर रहा है और दूसरा भी एप्पल का ही बिजनेस कर रहा है, एप्पल यानी सेब का, तो इन दोनों में जो सेम व्यापार कर रहे हैं तो इन दोनों को हम मानेंगे समान व्यवसाय में लगे उद्यमों या व्यक्तियों। इन्हें प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते का हिस्सा माना जाता है। अब यह नया क्लॉज जोड़ा गया है कि इन दोनों तक भी इस अधिनियम का विस्तार किया जाएगा। यह विस्तार करने का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि भारत के अंदर कंपटीशन को बढ़ाया जाए और कस्टमर को जो अधिकार है उनकी रक्षा की जा सके। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है पीएम मित्रा। पीएम मित्रा, इसका मतलब है, इसका पीएम का प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, यह स्कीम की फुल फॉर्म है। इसके अंदर क्या हुआ है कि 7 स्थानों का चयन किया गया है जहां पर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल की स्थापना यानी पीएम मित्र पार्क की स्थापना की जाएगी 7 जगहों पर। वो जगह कौन सी हैं, तो तमिलनाडु का तो विरुद्धनगर है, तेलंगाना का वारंगल है, कर्नाटक का कालबुर्गी है, ये कलबुर्गी कहते हैं इसको, महाराष्ट्र का अमरावती है और गुजरात का नवसारी है, मध्य प्रदेश का धार है और उत्तर प्रदेश का लखनऊ है। यह इंपॉर्टेंट है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ सकता है और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट में आ सकता है। तो इसको आप याद रखेंगे कि जो 7 जगह हैं जहां पर पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाने हैं वो कहाँ कहाँ पर है। इसका जो थीम है या ऐसे समझ लो इसका जो दर्शन है ये किस पर बेस्ड है, तो 5F विजन पर है जो प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है। 5F में 5F जो है इनका मतलब क्या है, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, इस प्रकार से इसका अर्थ है। इस योजना के तहत विभिन्न इच्छुक राज्यों में ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड स्थलों पर 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की जाएगी। 2 नए टर्म आए हैं, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है जहां पर पहले से कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, यानी नया कोई ये पीएम मित्र पार्क बनाया जाएगा, यानी कपड़ों टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कोई नया पार्क डेवलप किया जाएगा। ब्राउनफील्ड ये है से आशा है या ब्राउनफील्ड से मीनिंग ये है कि जहां पर पहले से कुछ टेक्सटाइल का इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है और उस पर उसी फील्ड पर यानी उसी एरिया पर पीएम मित्रा पार्क का निर्माण किया जाए। तो इस प्रकार से ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दो अलग अलग प्रकार से जो क्या नाम है डिफ्रेंसिएशन किए जाते हैं, वो उनका जो आशय है वो ये होता है। आगे है जो बजट है 2023-24 वाला, आज नया बजट आ गया है, 2024 का बजट आ चुका है। तो इसमें हम मोटा मोटा इस प्रकार से देखेंगे कि इसमें जो बड़ी स्कीम रही हैं जो पूरे वर्ष भर चर्चा में रही, जिनके डेवलपमेंट रहे, तो उनको देखेंगे। बाकी हम नया बजट और नया आर्थिक सर्वेक्षण बहुत जल्द आपके लिए कंसाइज वे में कंप्लीट करके और आपको उसकी क्लास हम पूरी कंप्लीट करवा देंगे। तो आपको ये याद रखना है कि 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है, 2023 वाला है ये, 24 वाला हम बहुत जल्द आपको कंसाइज फॉर्म में कवर कराएंगे। पिछला जो बजट था वो 45.03 लाख करोड़ रुपए का था और यह अमृतकाल का पहला बजट था। अमृतकाल यानी 2022 के बाद से जो 75 वर्ष स्वतंत्रता के होने के बाद जो हमारा 25 वर्ष अगले हैं उन्हें अमृतकाल बोला जा रहा है। इसका जो लक्ष्य था, इसका लक्ष्य यह था कि समग्र व दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ बीते 9 वर्षों में तैयार की गई नींव को मजबूती देते हुए अब सप्तऋषि अर्थात 7 प्राथमिकताओं पर आगे बढ़ना। यानी हमने पिछले 9 सालों में जो भी आर्थिक डेवलपमेंट, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक डेवलपमेंट किए हैं उनको मजबूत करते हुए, यानी उनको वो उनके द्वारा जो नींव तैयार की गई है उसी को आधार मानते हुए आगे 7 प्राथमिकताओं के माध्यम से अपना आर्थिक विकास को डेवलप करना है ताकि हम 2047 में विकसित भारत बना सकें। यह लक्ष्य इस बजट का रहा। इस बजट के अंदर कुछ बातें बताई गई जो जाननी जरूरी हैं। यह वाली जो योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यह अगले 1 वर्ष तक जारी रहेगी। साथ ही बताया गया कि पिछले 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है, यह बात बताई गई। दूसरी, पिछले 9 वर्षों में जहां भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब बजट की जो प्राथमिकताएं हैं उन प्राथमिकताओं को जल्दी से देख लेते हैं ताकि अगर कोई क्वेश्चन पिछले बजट से आ जाए तो आप कर सकें उसको। पहला है समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। पहला तो यह है, इसमें
इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसे आएगा, तो इस पर फोकस करने के लिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि एग्रीकल्चर एक्सीलरेटेड फंड, कृषि वर्धक निधि, इसके अंतर्गत क्या होगा कि एग्री स्टार्टअप खोल सकेंगे, इसके लिए फंड इशू किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, किसानों के सामने आ रही चुनौतियों को नवोन्मेषी और किफायती समाधान उपलब्ध कराना। दूसरी, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, इसके अंदर आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुरुआत किया जाएगा और इसके लिए और भी प्रोविजन किए गए हैं। अभी जो भारत की स्थिति है श्री अन्न के संबंध में, अब आपको लग रहा होगा ये श्री अन्न क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी मोटे अनाज हैं उनको सम्मिलित रूप से श्री अन्न का के नाम से जाना जाता है। दूसरे सबसे बड़ा, पहला तो है कि श्री अन्न उत्पादक देश है सबसे बड़ा, और दूसरा सबसे बड़ा इनका निर्यातक देश है। यह बात आप याद रखेंगे। श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने हेतु भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। तो आप जानेंगे कि भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो हैदराबाद में है, और इसी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। किसके लिए, श्री अन्न के लिए। साथ ही मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। इसी में बताया गया है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय ये मेन से संबंधित ज़्यादा है, प्री से कम है थोड़ा, फिर भी आपको पता हो 2019 में जहां भारत सरकार जीडीपी का 1.4% व्यय करती थी, 23 में 2.1 करने लगी है। शिक्षा पर जहां 2.8 करती थी वो 2.3 करने लगी। यद्यपि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, इसमें जो शिक्षा पर व्यय की सिफारिश की गई वो जीडीपी के 6% की गई, तो अभी तो हम लक्ष्य से बहुत दूर है। दूसरी जो प्राथमिकता है वो है अंतिम छोर व्यक्ति तक पहुंचना। इसमें क्या किया गया है, आकांक्षी जिला जो कार्यक्रम चल रहा है उसी के आधार पर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और 500 ब्लॉक को आच्छादित करने हेतु शुरू किया जाएगा। शुरू में 500 ब्लॉक इसमें शामिल किए जाएंगे। तीसरी जो प्राथमिकता है सप्तऋषि के अंतर्गत तीसरी जो प्राथमिकता है उसमें अवसंरचना और निवेश है। इसमें निवेश को बढ़ावा दिया गया है। इसमें देखेंगे आप तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले लगातार तीसरे वर्ष 33% की तीव्र वृद्धि के साथ इसे 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो जीडीपी का 3.3% होगा, पहली बात। और रेलवे के लिए आप देखेंगे कि अब तक का सर्वाधिक परिव्यय, अब तक का सबसे ज्यादा एलोकेशन हुआ है 2.40 लाख करोड़ रुपए का। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की तरह इसके आधार पर, जैसे RIDF था उसी आधार पर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी। और इसका जो UIDF फंड होगा इसे संचालित कौन करेगा, तो नेशनल हाउसिंग बैंक है, राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, इसके द्वारा यह इसका उपयोग काय में किया जाएगा UIDF का, तो टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में अवसंरचना सृजन हेतु सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। चौथा जो हमारी प्राथमिकता है उसमें सक्षमता को सामने लाना, तो इसके लिए मिशन कर्मयोगी चलाया गया है। इसका लक्ष्य क्या है, केंद्र राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में सिविल सेवकों हेतु क्षमता निर्माण योजना तैयार और क्रियान्वित किया जा रहा है। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु iGOT कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया है। इसके अलावा सक्षमता को सामने लाने में ही राष्ट्रीय डेटा शासन नीति लाई जाएगी। प्रयोगशाला में उत्पन्न हीरो को बढ़ावा देने तथा आयात पर निर्भरता कम करने के लिए एक IIT को 5 वर्षों के लिए अनुसंधान और विकास अनुसंधान प्रदान किया जाएगा। जो प्रयोगशाला में हम हीरे डेवलप करेंगे और उसके लिए किसी एक IIT का चयन किया जाएगा। आपके लिए होमवर्क ये है कि आप पता करेंगे कि कौन से IIT को प्रयोगशाला में हीरे उत्पन्न करने के लिए चुना गया है। पांचवी जो प्राथमिकता है वो है हरित विकास, ताकि हम लाइफ जो मिशन लाइफ है उसके अकॉर्डिंग चल सकें। और हमने जो पेरिस समझौते में नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का जो हमने डिटर्मिनेशन लिए हैं उनको फुलफिल कर सकें। इसके लिए हरित विकास से संबंधित जो डेवलपमेंट रहेगा उसे बढ़ावा दिया जाएगा। हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ योजनाओं की घोषणा की गई है, जिसमें पहली है पीएम प्रणाम। इसमें आप जानेंगे पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। हिंदी में इसका मतलब होता है पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम। इसमें पीएम प्रणाम, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग से तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देना के लिए प्रोत्साहित करने शुरू किया जाएगा।
अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वैकल्पिक में हम देख रहे हैं कि नैनो यूरिया का डेवलपमेंट किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो और उसके अलावा जो बायो एग्रीकल्चर है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, जैविक उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सब पीएम परिणाम के ही अंतर्गत की जा रही पहल है। दूसरी है गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन में क्या हो रहा है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। इसमें स्कीम के तहत क्या होगा, 500 नए अपशिष्ट से आमदनी वेस्ट टू वेल्थ संयंत्रों को चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा। 500 नए 500 नए वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र यानी प्लांट लगाए जाएंगे जो सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे। सर्कुलर इकोनॉमी यानी कि इस प्रकार से प्रोडक्ट लिया गया, उसका उत्पादन किया गया, उसको फिर से सही किया गया, फिर से उत्पादन किया गया, फिर उसे री इंजीनियर किया गया। तो इस प्रकार से वो जो प्रोडक्ट है उसको अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा बार यूज किया जाना और उसके बाद उसे सेंट्रलाइज ढंग से उसे कलेक्ट करना और उसका पुनर्निर्माण करना, ना कि उसे वेस्ट में तब्दील कर देना। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि वेस्ट से वेल्थ की ओर हम बढ़ेंगे इसमें। इसके साथ ही हम 200 सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र शामिल होंगे जिन लागत से कोई मतलब नहीं है। एक इसी के तहत जो मिशन चलेगा मिष्टी। मिष्टी का तात्पर्य ये रहेगा कि तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल। इसको आप फुल फॉर्म को याद रखेंगे और संबंध किससे ये याद रखेंगे। छठा जो हमारा जो है पहल है वो है युवा शक्ति। इसके तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 अगले 3 वर्षों के लिए लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु शुरू की गई है। इसमें क्या होगा कि जो नए क्षेत्र आए हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, इससे संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। नई जो 7वीं प्राथमिकता है वो है वित्तीय क्षेत्र से संबंधित। इसमें हम क्या करेंगे कि राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित करेंगे ताकि जो वित्त से संबंधित फाइनेंशियल जो भी डेटा रहेगा उसके लिए एक केंद्रीय रिपोजिटरी के रूप में काम करेगी। यह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक केंद्रीय डेटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव जे एक नई स्कीम लाई गई महिलाओं के लिए, महिला सम्मान बचत पत्र। इसके तहत क्या होंगे, मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक कालिक यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट के रूप में नई लघु बचत योजना, वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम है महिला सम्मान बचत पत्र। यह स्कीम शुरू की गई है, यह कर भी दी गई है, पोस्ट ऑफिस में इसको जाके खरीदा जा सकता है। और इस बजट के अंतर्गत आपको जो देखने के पॉइंट होंगे उन्हें हम मेन पॉइंट पे फोकस करेंगे, बाकी को हम छोड़ेंगे क्योंकि नया बजट आ चुका है। एक तो ये टैक्स स्लैब से संबंधित एक ये वाली न्यूज आप याद रखेंगे कि नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक का आय वाले व्यक्तियों पर कोई कर का भुगतान नहीं होगा। न्यू टैक्स जो रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम, इसमें 7 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2020 में जो 6 आयकर स्लैब वाली नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था शुरू की गई थी उसमें अब स्लैब की संख्या घटाकर कितनी 5 कर दी गई है और छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई। ये 2023-24 के बजट में हुआ है। 24-25 के बजट में ऐसा नहीं हुआ है। 24 ये तो अंतरिम बजट आया है, इसमें भी टैक्स में बहुत बदलाव नहीं हुए हैं। हम देखेंगे एक नया लेक्चर, नया एक सीरीज लेके आएंगे इसके लिए, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के लिए। इसमें हम बेसिक से लेकर और एडवांस तक का पूरा कवर करेंगे। 23-24 वाला जो बजट था इसमें आपको इस वाले पॉइंट पर फोकस करना होगा कि जो मैक्सिमम टैक्स की जो रेट थी 42.74%, यह विश्व में सबसे अधिक कर दरों में से एक थी। नई कर व्यवस्था यानी 23-24 से जो कर व्यवस्था आई उसमें उच्चतम अधिभार हाईएस्ट सरचार्ज जो रेट थी वो 37% से घटाकर 25% कर दी गई थी। साथ ही इसके परिणाम स्वरूप जो मैक्सिमम टैक्स रेट रही भारत की वो 39% तक हो गई। तो आप ये याद रखें कि मैक्सिमम टैक्स रेट भारत की अब कितनी है, तो 39% है, ना कि 42.74। अब उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अवसर पर युवाओं कौशल के लिए विभिन्न राज्यों में 30, ये वाले पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो बजट 23-24 था इसमें 30 अंतर कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। साथ ही इसमें राज्यों को अपने जीडीपी का, यानी इसीलिए जीएसडीपी लिखा है, 3.5% तक राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। यह बात आप देखेंगे कि राज्यों को कितने परसेंट अपनी जीडीपी का राजकोषीय घाटा रखने की अनुमति दी गई है, तो 3.5% और 0.5% और जोड़ सकते हैं यदि वो विद्युत क्षेत्र में सुधार करते हैं तो। इसके अलावा आप देखेंगे ये वाला पॉइंट कि सर्वाधिक व्यय वाली मुख्य मदे कौन सी थी, यानी सबसे ज़्यादा जो खर्च हुआ है वो कहाँ पर हुआ है,
तो आप देखेंगे कि ब्याज भुगतान पर सबसे ज्यादा गया है पहला, करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा दूसरा, और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं तीसरा। ये 3 याद रख लो। ब्याज भुगतान यानी भारत सरकार के द्वारा जो भी कर्ज लिया गया है उसका जो इंटरेस्ट पे किया है वो। उसके अलावा करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जो वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है वह जाता है केंद्रीय खर्चों में। और केंद्रीय क्षेत्र की यानी जो ऐसी योजना जिनमें 100% जो फंडिंग होती है वो केंद्र के द्वारा की जाती है उनमें। तो ये टॉप 3 केंद्र सरकार के खर्चे हैं जो बजट में दिखाए गए। यदि हम केंद्र सरकार की अर्निंग की बात करें तो सबसे ज्यादा आय प्राप्त होती है ब्याज भुगतान से। केंद्र सरकार ने जो कर्ज दिए गए हैं उससे जो ब्याज आता है उसका सबसे ज्यादा, सॉरी ये तो व्यय है, हम ये वाला देखेंगे सबसे ज्यादा प्राप्तियां रिसिप्ट कहाँ से आती हैं। तो इसमें देखेंगे कि उधार एवं अन्य देयताएं, जो भारत सरकार ने उधार दिया था वो वापस आया, वहां से सबसे ज्यादा इनकम मिलती है। उसके बाद जीएसटी से जो कलेक्शन होता है वह दूसरे नंबर पर, कॉरपोरेट टैक्स से तीसरे नंबर पर, निगम कर यानी कॉरपोरेट टैक्स, और चौथे नंबर पर आपका आता है आयकर। इस प्रकार से जो रिसिप्ट की जो सीरीज है उसमें सबसे ज्यादा पैसा उधार एवं अन्य देयताओं से आता है, दूसरा आता है जीएसटी कर से, और तीसरा आता है कॉरपोरेट से, कॉरपोरेट टैक्स से। अब जो नया है वो सब्सिडी से संबंधित है। तो सब्सिडी में आप याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा सब्सिडी जाती है खाद्य सब्सिडी, उसके बाद जाती है उर्वरक, और उसके बाद जाती है ब्याज पर, और उसके बाद जाती है पेट्रोलियम पर। तो आप इसका क्रम याद रखेंगे बढ़ने से घटने की ओर, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। खाद्य पर सबसे ज्यादा, उर्वरक पर उससे कम, ब्याज पर उससे कम, और पेट्रोलियम पर सबसे कम। जबकि ये याद रखेंगे कि खाद्य और उर्वरक को मिला दें तो 92% से भी ऊपर सब्सिडी केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। ये बजट में जो घाटों का वर्णन दिया जाता है जो प्रेजेंट किए जाते हैं, इसमें देखो पहला दिया राजस्व घाटा। यह बजट अनुमान इतना है और संशोधित अनुमान इतना है, यानी 22-23 में जो संशोधित अनुमान है वो 4.1 का है, और बजट का अनुमान बता रहा है 2.9। आपको इन फिगर्स से ज़्यादा जरूरी है इनके बारे में टर्मिनोलॉजी को जानना। कल जो हम बजट से संबंधित और सर्वे से संबंधित जो लेक्चर लेंगे उसमें हम बताएंगे राजस्व घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा क्या है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या है। यानी हम बजट से संबंधित जितनी भी सिंपल टर्मिनोलॉजी हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उनसे सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने का प्रयास हम कल के एक लेक्चर में करेंगे। अब ये बजट में जो अनुमान बताया गया है इसमें आपको ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, प्री में पूछा जा सकता है, मेंस में तो आप इसका यूज कर ही सकते हो। ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट जीडीपी का 11.1% है, यानी टोटल जीडीपी में 11.1% ही टैक्स से आता है, जिसमें प्रत्यक्ष से सब ज्यादा आता है और अप्रत्यक्ष से कम। डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा मिलता है रेवेन्यू और इनडायरेक्ट से कम मिलता है। जो टैक्स के रेवेन्यू हैं उनमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहाँ से आता है, तो जीएसटी से पहले नंबर पर, कॉर्पोरेट टैक्स से दूसरे नंबर पर, और आयकर से तीसरे नंबर पर। पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 स्लैब समझ लो। ये 3 पॉइंट हैं, 3 नंबर हैं। पहले नंबर पर जीएसटी से सबसे ज्यादा रेवेन्यू, फिर कॉर्पोरेट टैक्स से, फिर इनकम टैक्स से। जो समीक्षा आई थी आर्थिक समीक्षा, इसको आप याद रखेंगे कि यह 31 जनवरी को पेश की जाती है। इस बार वाली भी 31 जनवरी 2024 को आई थी, और ये जो 2022-23 की थी ये 31 जनवरी 2023 को आई थी। इसमें बताया गया है कि भारत मौजूदा डॉलर मापदंड के आधार पर भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय व्यापार के प्रमुख पहलू बताए गए हैं इसमें। निर्यात निष्पादन में, यानी वर्ल्ड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, विश्व में जो वस्तुओं का एक्सपोर्ट होता है उसमें भारत की हिस्सेदारी 2019 में 1.7, 20 में 1.6 और 21 में 1.8। ये वाला पॉइंट आप याद रखना। और वर्ल्ड कॉमर्शियल सर्विस यानी सेवा के जो निर्यात है उसमें भारत की हिस्सेदारी 2021 में 4% है। अब अभी मैंने एक्सपोर्ट के संबंध में देखा, अब हम देखेंगे इंपोर्ट के संबंध में। तो जो वस्तुओं का इंपोर्ट किया जाता है उसमें भारत की हिस्सेदारी 2.5% है आयात निष्पादन प्रतिशत में। विश्व वाणिज्य में सेवाओं के आयात की हिस्सेदारी जी हमारी 3.5% है। और टोटल विश्व में मर्चेंटाइज और सर्विसेज में जो आयात किया जाता है वो हम 2.7% करते हैं। अब ये 2 पॉइंट हैं, आप देखेंगे कि मर्चेंट का जो एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 21वीं है वस्तुओं के निर्यात में, और सेवा के निर्यात में भारत का जो रैंकिंग है वो 7वां है। ये बात आप याद रखेंगे। यह वाले डेटा आपको याद रखने हैं क्योंकि बजट में दिए सर्वे में दिए गए डेटा हैं।
सबसे ऑथेंटिक माने जाने वाले डेटा है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखेंगे कि चावल का उत्पादन मिलियन टन में है। चावल में कौन कौन से राज्य सबसे पहले आते हैं? तो पश्चिम बंगाल पहला, यूपी दूसरा और पंजाब तीसरा। गेहूं में उत्तर प्रदेश पहला है। मक्का में कर्नाटक पहला है। टोटल जो मोटे अनाज है उसमें कर्नाटक पहला है। अरहर जो होती है उसमें महाराष्ट्र पहला है। कुल दालों में मध्य प्रदेश पहला है। चना में महाराष्ट्र पहला है। और जो कुल खाद्यान्न है उसमें यूपी पहला, उत्तर प्रदेश पहला है। मूंगफली में गुजरात पहला है। रेपसीड और सरसों में राजस्थान पहला है। सोयाबीन में आप देखेंगे तो सोयाबीन में महाराष्ट्र का नंबर पहला है उत्पादन में। और कुल तिलहन के मामले में राजस्थान का पहला नंबर है। गन्ना में उत्तर प्रदेश का पहला है। कपास में गुजरात का पहला नंबर है। जूट और मेस्ता में पश्चिम बंगाल का। हमने पहला पहला बोला है, आपको ये टॉप 3 याद करने हैं और उनको आप बहुत अच्छे ढंग से याद करेंगे। आने वाली परीक्षा में 2-1 सवाल इससे 2-3 पूछे जाने की बहुत संभावना रहती है। अब आप देखेंगे कि भारत का जो आयात होता है, सबसे ज्यादा आयात भारत किस देश से करता है? ये वाला क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि चाइना से हमको सबसे ज्यादा आयात किया जाता है, फिर यूएई से किया जाता है, और फिर यूएसए से किया जाता है, फिर सऊदी अरब से किया जाता है, उसके बाद नंबर आता है इराक का। तो ये 5 कंट्री आप याद रखेंगे जहां से भारत सबसे ज्यादा आयात करता है। उसी प्रकार से आप निर्यात याद रखेंगे। भारत का निर्यात सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो यूएस में सबसे ज्यादा होता है, फिर यूएई में होता है। यूएई दोनों में पहला है। आयात भी हम दोनों दूसरे नंबर पर और निर्यात भी। चाइना ये तीसरे नंबर पर है। निर्यात हम चाइना में तीसरे नंबर पर करते हैं, जबकि हम मंगाते हैं चाइना से सबसे ज्यादा। नेक्स्ट न्यूज में हम देखेंगे यूपी का बजट 2023-24 वाला, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बजट अभी 11 फरवरी जो है एग्जाम की डेट आरओ वाली, उसके बाद ही आ पाएगा। यानी फरवरी के अंतिम दिनों में आएगा ये बजट नया 24-25 वाला। इसलिए हम अब इस बजट को थोड़ा ढंग से करेंगे। आपको डेट याद रखना कि 22 फरवरी 2023 को यह बजट आया था। यह बजट 23-24 का था और इसका जो टोटल आकार था वो 6.90 लाख करोड़ रुपए से अधिक का यह बजट था और $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक सदा हुआ कदम था। जैसा मैंने आपको बताया कि ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। यह भारत का अमृतकाल का पहला था, उत्तर प्रदेश का भी पहला है। और जिसके केंद्र में क्या था? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। यह वाला पॉइंट आपको यह डेटा याद रखना होगा कि 32,721.96 करोड़ रुपए की नई योजनाओं की घोषणा 23-24 के बजट में की गई थी। आपकी एक बात ये कि देश की जो जीडीपी है उसमें यूपी का योगदान कितना है? 8%। यह बात आप याद रखेंगे। ये बात तो आप इजीली बता सकते हैं कॉमन सेंस से कि सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार उत्तर प्रदेश है। 2021-22 में राज्य की जो जीडीपी में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो देश के विकास दर से अधिक है। ठीक है, ये बात आप याद रखना कि 2017 से पहले राज्य में जो बेरोजगारी दर थी वो 14.4% थी और अब यह घटकर 4.2% रह गई है। एक नया डेवलपमेंट था, 10 से 12 फरवरी को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। यह कुछ योजनाओं के नाम दिए गए हैं जिनमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। इन योजनाओं को आप पढ़ लेंगे। साथ ही आप याद रखेंगे कि दूध के उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन में, चीनी के उत्पादन में और एथेनॉल की आपूर्ति में यूपी पहले नंबर पर है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। कृषि निवेशों पर किसानों को दे अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। इस वाले पॉइंट को आप याद रखेंगे प्री के दृष्टिकोण से। एक पॉइंट है ये कि अटल पेंशन योजना जो चलती है एपीवाई, उसके तहत जितने पंजीकरण हुए हैं उसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पंजीकरण हुए। मनरेगा के तहत देखो, मनरेगा में 2022-23 में 26.29 लाख मानव दिवस का सृजन हुआ, उसमें पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। व्यवसाय सुगमता रैंकिंग में 12 स्थानों के सुधार के साथ यूपी को दूसरा स्थान मिला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। सुदूर ग्रामों के विकास खंडों एवं कस्बों को जोड़ने के लिए एक नई योजना है ग्रामीण आजीविका एक्सप्रेस। इसको शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किसानों को नई तकनीकों से अवगत कराने के लिए पूरे प्रदेश में द मिलियन फार्मर स्कूल का आयोजन किया जा रहा है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 को अनुमोदन किया गया है। यहाँ पर विंध्याचल धाम में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना। विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में कई प्रावधान थे इसमें, जैसे विंध्याचल धाम में विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय,
देवीपाटन मंडल में कौन सा था, माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय। और मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रत्येक के लिए की गई है। यह इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का डेटा है कि वनावरण और वृक्षावरण का जो आकार है भारत में, उत्तर प्रदेश का, वो अभी उसके कुल क्षेत्रफल का 9.23% है, जिसे 2030 तक 15% करने का लक्ष्य बजट में रखा गया है। यह इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना इसको। उत्तर प्रदेश में अनुपूरक अनुदान की मांग की गई है 2023-24 के लिए। 29 नवंबर को ये अनुपूरक सप्लीमेंट्री अनुदान की मांग रखी गई 23-24 के लिए, और इसका जो आकार था वो था 28,760.67 करोड़ रुपए का। ये तब रखा जाता है जब बजट में जो भी मांग की गई है, बजट में जितना व्यय का अनुमान लगाया गया है उससे ज्यादा के व्यय की रिक्वायरमेंट महसूस होती है सरकार को, तो इस प्रकार की अनुपूरक अनुदान की मांग सरकार के द्वारा की जाती है। अब इसमें देखेंगे आप, अनुपूरक जो बजट पेश किया गया है मुख्य तौर से किसानों पर केंद्रित है, क्योंकि इसमें निजी ट्यूबवेल कनेक्शनों को मुफ्त बिजली हेतु 900 करोड़ रुपए, गन्ना किसानों के लंबित बकाया चुकाने हेतु यूपी सहकारी चीनी मिल एसोसिएशन को 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फरवरी 2023 में यूपी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया था लगभग 6.9 ट्रिलियन, ये बात गलत लिखी गई है। वर्तमान अनुपूरक बजट को शामिल करते हुए ये जो डेटा ट्रिलियन, ये यूनिट जो लिखी गई है ये गलत लिखी गई है, यहाँ पर करेक्शन होने की जरूरत है। ट्रिलियन में कहाँ से, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो बनाने का हमारा लक्ष्य है, 1 ट्रिलियन का तो पूरी टोटल इकोनॉमी का लक्ष्य है। तो ये जो पॉइंट लिखे गए हैं ट्रिलियन में, ये गलत लिखे गए हैं, इसमें सुधार होना चाहिए। जैसा कि हम ये डिस्कशन कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट के संबंध में, तो ये बजट का आकार है न कि जीडीपी का। तो बजट का आकार तो 6.9 ट्रिलियन था, 6.9 लाख करोड़ या 6.9 ट्रिलियन। और जो अनुपूरक बजट है इसको अगर हम मिला लें इसमें, तो ये तो 23-24 का जो बजट का आकार है वो 7.19 ट्रिलियन से अधिक का हो जाएगा, यानी 7.19 लाख करोड़ का ये बजट का आकार हो जाए। यह बजट के संबंध में डेटा दिया गया है, ना कि इकोनॉमी के संबंध में। जो यूपी की इकोनॉमी 2027 तक हमें बनानी है वो $1 ट्रिलियन की बनानी है। बजट का आकार हमारा उत्तर प्रदेश का 6.9 ट्रिलियन अभी है, और इसका जो अनुपूरक अनुदान इसमें शामिल कर दिए जाए तो 7.19 ट्रिलियन होने का अनुमान इसमें व्यक्त किया गया है। केंद्रीय आर्थिक समीक्षा की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश का अर्थ एवं संख्या प्रभाग है, इसके द्वारा 2021-22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार और स्थिर कीमतों के पर सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर 9.64% और चालू कीमतों पर यानी करेंट प्राइस पर 16.76% रहने का अनुमान लगाया है इसने। यह डेटा इसने दिया है 2021-22 के संदर्भ में। यह अनुमान फिक्स अनुमान है कि जीएसडीपी का जो वृद्धि दर है प्रदेश की वो 9.64% है फिक्स कीमत पर, और चालू कीमतों पर है 16.76% की दर से जीडीपी ये यहाँ का जो जीएसडीपी है वो वृद्धि कर रहा है। 2021-22 में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के संबंध में जो डेटा दिया गया है वो देखते हैं। इसमें देखेंगे हम कि 2021-22 में त्वरित अनुमानों के अनुसार बता रहा है स्थिर 2011-12 की कीमतों पर प्राथमिक, ये क्रम से दिए गए हैं कि 2021-22 में प्राथमिक क्षेत्र का अनुमान, प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो 14.59%, द्वितीय क्षेत्र का 10 यह आपको बताया जा रहा है वृद्धि दर। ये इनके योगदान के संबंध में डेटा नहीं है, योगदान के संबंध में डेटा आपको नीचे देखने को मिलेगा, ये दिया गया है ये वाले पॉइंट में। इसमें आपकी वृद्धि दर बताई गई है। तो प्राथमिक 2021-22 में जो प्राइमरी सेक्टर है उसकी वृद्धि दर 14.59, द्वितीय की 10.32 और तृतीय की 6.53% है। जबकि प्रचलित चालू कीमतों पर हम देखें तो यह वृद्धि दर 16.16। ये वाले क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम है, लेकिन आपको मेंस में अपना आंसर एनरिच करने के लिए इस प्रकार के डेटा की जरूरत पड़ती है, याद रहना जरूरी है। यह क्वेश्चन प्री में पूछा जा सकता है कि प्रचलित कीमतों पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जीएसडीपी में 28.11% था 2020-21 में, जो 2021-22 में बढ़कर 28.44% हो गया। यानी जो यूपी की कुल जीडीपी जीएसडीपी है उसमें प्राथमिक क्षेत्र अपना 28.44% का योगदान करता है। प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत क्या आते हैं, कृषि से संबंधित गतिविधियां हैं,
और इस प्रकार के कार्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय सेक्टर के अंदर, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित जो भी काम होते हैं, विनिर्माण संबंधी, वो आते हैं। और तृतीयक के अंदर सर्विसेज के संबंधित कार्य आते हैं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें बताया गया है कि 21-22 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्रदेश की निवल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रचलित कीमतों पर, यानी चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2011-12 में जहां 32,002 रुपए थी, वही बढ़कर 2020-21 में व 2021-22 में 61,374 और 70,792 रुपए हो गई है। जबकि 2011-12 की फिक्स जो बेस ईयर है उस पे देखें तो स्थिर कीमतों पर जो आय बढ़ी है, आय इनकम 32,002 से बढ़कर 2021-22 में 42,525 रुपए हो पाई है। स्टैंड अप इंडिया के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के मामले में पहला। स्वयं के कर राजस्व की जो संरचना है, यानी उत्तर प्रदेश का जो स्वयं का कर राजस्व है उसमें सबसे ज्यादा आय कहाँ से होती है, उन स्रोत के बारे में दिया गया है। तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश को पहले नंबर पर जीएसटी से प्राप्ति होती है, दूसरे नंबर पर होती है राज्य उत्पाद शुल्क से, तीसरे नंबर पर होती है मूल्य संवर्धित कर यानी वैट से। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप याद रख लेना। ये जीएसटी से यूपी का है, और राज्य उत्पाद शुल्क से है, और ये वाला वैट से। ये आय के स्रोत हैं राजस्व के। स्वयं का जो उत्तर प्रदेश का राजस्व का स्रोत है, उनमें कहाँ से सबसे ज्यादा धन प्राप्त होता है, यह विवरण दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज, इंपोर्टेंट न्यूज है। आरबीआई के द्वारा 2023 की डीएसआईबी, डीएसआईबी का मतलब है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक की सूची जारी की गई है। ये ऐसे बैंक होते हैं जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यदि ये इनके अंदर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी आती है तो इनके गड़बड़ होने से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में भी गड़बड़ी आ सकती है, यानी इनमें गिरावट आने से उस देश की अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ा सकती है। इस प्रकार से इनको डीएसआईबी का दर्जा प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक को शामिल किया जाता है। ये 2014 में शुरू किया गया था डीएसआईबी से संबंधित एक फ्रेमवर्क। 2015 और 16 में यहाँ पर एसबीआई है और यहाँ आईसीआईसीआई बैंक है, इन दोनों को शामिल किया गया था। 2017 में एचडीएफसी बैंक को इसमें शामिल किया गया। तो आप ये नाम याद रखेंगे कि डीएसआईबी की फुल फॉर्म क्या है, किसके द्वारा जारी की जाती है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से देश के बैंक शामिल है, यानी देश के कौन कौन से बैंक डीएसआईबी की सूची में शामिल किए गए। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का जो रिव्यू आता है उसके संबंध में यहाँ पे बताया गया है कि एमपीसी के द्वारा 2023-24 के जो दिसंबर वाला जो दो माह पर एक बार रिव्यू होता है इसका, तो दिसंबर में हुआ है, यानी अब दिसंबर, जनवरी, फरवरी में होगा इसमें। तो आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है इसकी अध्यक्षता आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनके द्वारा की जाती है। 6 सदस्यीय समिति है। और तो बाकी ये रेट से संबंधित जो डेटा है ये अपने काम का नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बैंक पीओ और बैंकिंग के एग्जाम से संबंधित है, आपको पूछे जाने की इसकी संभावना काफ़ी नगण्य रहती है। सीआरआर, एसएलआर क्या है, इसके संबंध में आपको जानेंगे हम। अर्थव्यवस्था का जब एक ही लेक्चर में हम अर्थव्यवस्था से संबंधित सारी टर्मिनोलॉजी को कवर करेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि सीआरआर, एसएलआर क्या होता है, इसके घटने और बढ़ने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस और आगे जो न्यूज है वो इम्पोर्टेंट है 2000 रुपए के नोट से संबंधित। इसमें चर्चा ये है कि 19 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 2000 रुपए के मूल्य के वर्ग नोटों के संचलन को वापस लेने की घोषणा की गई है। आप यहाँ पर याद रखेंगे पॉइंट इसको कि इनको बंद नहीं किया गया है, लीगली रूप से इनको इनवैलिड नहीं किया गया, ये लीगल रूप से अभी भी वैलिड हैं, केवल इनको वापस लेने का कार्य किया गया है, न कि इनको बंद किया गया है, डिमोनेटाइज नहीं किए गए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये देखो पॉइंट कि 2000 रुपए का नोट अभी लीगल टेंडर बना रहेगा। उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 जारी की गई है। इसमें क्या किया गया है कि ड्रोन के पंजीकरण हेतु ड्रोन पोर्टल का संचालन किया जाएगा। ड्रोन नियम 2021 में नियम 24 के तहत अस्थायी रेड जोन घोषित करने संबंधी प्राधिकार की अवधारणा स्पष्ट की गई है। जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी एवं इसके पर्यवेक्षणार्थ जनपद एवं राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा। पॉइंट ये याद रखना है कि प्रदेश में बिना अनुमति के कोई भी ड्रोन उड़ान नहीं भर सकेगा। ड्रोन का पंजीकरण कराना भी अनिवार्य होगा और थाना स्तर पर ड्रोन का पूरा विवरण भी दर्ज होगा। मेंस से संबंधित ये इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं।
बिहार के अतिरिक्त जो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी हैं उनको ये जानना होगा कि पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा जाति आधारित जनगणना शुरू की गई है, तो वो राज्य है बिहार। लेकिन बिहार का जो भी कोई एग्जाम देने जा रहा है तो कास्ट बेस्ड सर्वे जो 2022 का हुआ है उसे याद रखना होगा कि जनसंख्या वहाँ की 13 करोड़ है, 27.13% वहाँ पर ओबीसी है, 36.01% वहाँ पर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस और 15.52% वहाँ पर जनरल कैटेगरी है। यह डेटा बिहार में अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो जरूरी है, आपको याद करना होगा। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का एक संस्थान है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसके द्वारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे नामक एक रिपोर्ट जारी की जाती है जो वार्षिक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट रोजगार और बेरोजगारी की जो स्थिति है उसके संबंध में प्राथमिक स्रोत यानी मुख्य स्रोत के रूप में भारत में मानी जाती है। इसने जो बताया है कि भारत में पुरुषों हेतु श्रम बल भागीदारी जो 2017-18 में 75.8% थी, 75.8, 2022-23 में वो 78.5% हो गई है। और महिलाओं के लिए यह 23.3% थी, यह बढ़कर 37% हो गई है। यह डेटा आप प्री में भी पूछा जा सकता है। बाकी आप इसमें जितने भी डेटा दिए गए हैं ये मेंस के स्तर पर तो इम्पोर्टेंट लगते हैं, प्री के स्तर पर इनका इतना महत्व दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट न्यूज एटीएम से संबंधित है कि भारत का पहला यूपीआई एटीएम, यूपीआई एटीएम से आप समझ रहे होंगे कि कार्डलेस ट्रांजैक्शन वाला एटीएम है। ये किसने लगाया है कि तो जापान की एक कंपनी है हिताची लिमिटेड, और उसकी हिताची की सहायक कंपनी है हिताची पेमेंट सर्विसेज। इसके द्वारा भारत में पहले यूपीआई एटीएम का अनावरण किया गया है। तो आप याद रखेंगे कि भारत में इंडिया फर्स्ट एवर यूपीआई एटीएम लॉन्च्ड बाई, तो कौन सी कंपनी है आपको याद रखना होगा, हिताची पेमेंट सर्विसेज है। हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा व्हाइट लेवल एटीएम, अब ये एक नया टर्म आया है यहाँ पर व्हाइट लेवल एटीएम, इसको हम यही बता देते हैं आपको कि व्हाइट लेवल एटीएम ऐसे एटीएम होते हैं जिन्हें किसी ऐसी संस्था के द्वारा चलाया जाता है जो बैंक नहीं है, यानी वो एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। जैसे भारत में अगर उदाहरण देखें तो टाटा के द्वारा संचालित इंडिकैश वाले जो एटीएम है वो। इसके अलावा आप देखेंगे ब्राउन लेवल एटीएम होते हैं। एटीएम का जो डिफरेंशिएशन है उसमें व्हाइट लेवल मैंने बता दिया आपको। एक इसी के साथ आता है ब्राउन लेवल एटीएम। ब्राउन लेवल एटीएम में क्या होता है कि उस पर आपको बैंक की मोहर लगेगी कि कैनरा बैंक का एटीएम है ये, या एचडीएफसी बैंक का है। तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें जो कैश मैनेजमेंट का काम होता है वो बैंक के द्वारा किया जाता है, बाकी के जो सर्विसेज रहते हैं वो किसी संस्था को दे दिए जाते हैं, उसके द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन कैश का जो मैनेजमेंट होता है वो बैंक के द्वारा किया जाता है। और भी कई प्रकार के जो डिफरेंस हैं, जैसे येलो लेवल एटीएम है, उसका यूज ई कॉमर्स के लिए किया जाता है। पिंक लेवल है, मतलब वो सोनली महिलाओं के लिए बनाए गए एटीएम होते हैं। इस प्रकार से एटीएम का डिफरेंशिएशन किया जाता है। ये देखो मैंने बताया नॉन बैंकिंग एंटिटी। और इसको कहाँ पे अनावरण किया गया था, तो मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ था 2023 का। एक क्वेश्चन यहाँ से है कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 भारत में कहाँ पर हुआ है, तो वो मुंबई में हुआ, और इसी मुंबई में हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा इस प्रकार के एटीएम का अनावरण किया गया है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि कार्ड नकदी निकासी की सुविधा प्रदान करेगा, कार्डलेस। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023, इंपोर्टेंट है। किसके द्वारा जारी की गई है, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए के द्वारा जारी की गई है। यूएनएफपीए भारत द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस के सहयोग से इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। इसकी थीम क्या थी, हमारे बुजुर्गों की देखभाल संस्थागत प्रक्रिया, केयरिंग फॉर अवर एल्डर्स इंस्टीट्यूशनल रेस्पॉन्सेज। इसमें क्या है कि बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ी चुनौतियों, अवसरों तथा संस्थागत प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला गया है। इसमें बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर 2022 में 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु 1.1 बिलियन व्यक्ति थे। कुल वैश्विक जनसंख्या 7.9 के 13 यानी जो विश्व की टोटल जनसंख्या है 7.9 बिलियन, उसके 13.9% जो लोग हैं वो 2022 की में 60 वर्ष या उससे अधिक के हैं। पहली बात ये बोली गई है, हमें भारत के संदर्भ में इस रिपोर्ट में देखना है। देखो भारत के संबंध में जो ये बोला गया है कि ये एक सेकेंड ये वाले कि 2022 1 जुलाई तक का इसमें डेटा है कि 60 वर्ष या उससे अधिक के उम्र के 149 मिलियन व्यक्ति हैं, जो देश की आबादी का लगभग 10.5 है। तो अभी वैश्विक स्तर से हम देखें कि 2022 में जो भारत में बुजुर्गों की आबादी है वो कम है, लेकिन 2050 में ये बता रहा है कि भारत में वृद्ध व्यक्तियों की जो हिस्सेदारी होगी वो दोगुनी हो जाएगी और 20.8% की हो जाएगी। साथ ही वो बताया गया है इसी रिपोर्ट में कि 2050 तक भारत में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या 347 मिलियन हो जाएगी।
वर्ष 2050 तक भारत में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से एक बुजुर्ग व्यक्ति होगा, यह इस रिपोर्ट में बताया गया है। जो यूएनएफपीए की जो इंडिया एजिंग रिपोर्ट है, इसी में बोला गया है कि इस सदी के अंत तक भारत में बुजुर्गों की आबादी 36% से अधिक होगी। वृद्धावस्था सूचकांक प्रति 100 बच्चों पर, जो एजिंग इंडेक्स होता है वो प्रति 100 बच्चों की आबादी में बुजुर्गों, बच्चे कौन से 15 वर्ष से कम और बुजुर्गों में 60 प्लस की आयु वाले की संख्या को मापता है। जैसे जैसे बुजुर्गों की संख्या बढ़ती है सूचकांक का स्कोर बढ़ता है। ये आप याद रखेंगे कि वृद्धावस्था सूचकांक का संबंध कैसे है, मतलब किस प्रकार से इसमें मेजरमेंट रहता है। तो 100 बच्चों की आबादी में बुजुर्गों की संख्या को मापा जाता है और इसमें जैसे जैसे बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी इस सूचकांक का स्कोर बढ़ेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन यूपीएससी में एक इंडेक्स से संबंधित आया था, लिवोर और मिवोर से संबंधित। आप यहाँ पर इसको देखेंगे, एजिंग इंडेक्स से संबंधित है। ये वाला पॉइंट याद रखेंगे कि बुजुर्गों की संख्या बढ़ने पर इसका स्कोर बढ़ता है, ना कि घटता है। नेक्स्ट न्यूज है सिटी फाइनेंस रैंकिंग। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 को लाइव कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि देश भर में शहरी स्थानीय निकाय अब पूरी तरह से डिजिटल और 100% पेपरलेस प्रक्रिया के माध्यम से इसमें भाग ले सकेंगे। यह एक पोर्टल है सिटी फाइनेंस रैंकिंग। इसके माध्यम से जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं अब डिजिटल और 100% पेपरलेस प्रक्रिया के माध्यम से इसमें भाग ले सकेंगे। होगा क्या, इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, दो प्रमुख पहल शुरू की गई है, सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 और सिटी ब्यूटी कंपटीशन। इसमें क्या होगा, सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 का उद्देश्य क्या है कि भारत के शहरों की वर्तमान जो वित्तीय स्थिति है उसकी गुणवत्ता और वित्तीय प्रदर्शन में समय के साथ सुधार के आधार पर उनका मूल्यांकन कर उन्हें पुरस्कृत करना। पहली सिटी फाइनेंस रैंकिंग का तो उद्देश्य है। और सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन का उद्देश्य क्या है वो हम देखते हैं। जो भारत के शहर हैं उनके वार्डों में सुंदरता, नवाचारी और समावेशी सार्वजनिक स्थान बनाने हेतु परिवर्तनकारी प्रयासों को प्रोत्साहन करना। जो भी शहर हैं वो अपने वार्ड को सुंदर बना रहे हैं, नवाचारी कोई भी पहल कर रहे हैं, तो उन वार्डों को, उन शहरों को पुरस्कृत करने के लिए इस प्रकार की पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट न्यूज है भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। म्यूनिसिपल बॉन्ड तो आपने पहले भी देखा होगा, भारत का पहला दूसरा म्यूनिसिपल बॉन्ड रिलीज होते रहे, लेकिन ये म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स है। इंडेक्स यानी निफ्टी या सेंसेक्स से ये बॉन्ड को रिलेट किया गया है। तो ये जारी किया गया है एनएससी इंडाइसिस लिमिटेड के द्वारा। देश के पहले म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स को लॉन्च किया गया। पहले आप याद रखेंगे कि म्यूनिसिपल जो बॉन्ड इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया गया है, तो एनएससी इंडाइसिस लिमिटेड के द्वारा। नाम क्या है, निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। अब ये होगा कि जो भी म्यूनिसिपैलिटी के बॉन्ड होंगे निफ्टी में रजिस्टर्ड, उनके प्रदर्शन के आधार पर इस बॉन्ड के मूल्य में उतार और चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इस इंडेक्स का जो रिव्यू होगा यानी हर 3 महीने पर इसको रिवैलेंस किया जाया करेगा। नेक्स्ट न्यूज है पेटीएम पेमेंट बैंक यूपीआई लाइट लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया। पहली तो न्यूज ये है, आपको ये जानना होगा यहाँ पे कि यूपीआई लाइट है क्या। तो यूपीआई लाइट में यह बताया गया है कि जो यूपीआई के द्वारा छोटे छोटे पेमेंट होते हैं उनको बिना पिन डाले आप संचालित कर सकते हो। यहाँ पर अभी 200 रुपए तक के त्वरित और निर्बाध लेन देन को सक्षम बनाता है, ये बताया यूपीआई लाइट। और इस प्रकार का जो प्रोग्राम है यानी यूपीआई लाइट को शुरू सबसे पहले भारत में किसने किया है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा किया गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज का जो आर्थिकी से संबंधित जो डिस्कशन था उसे हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर इसका पार्ट 2 में आएगा उसमें कृषि से संबंधित और उद्योग से संबंधित और जो भी इकोनॉमी से संबंधित मिसलिनियस डेवलपमेंट रहे पिछले 1 साल के अंदर उसे हम कवर करने का प्रयास करेंगे। आप लोग हमारे सेशन को सुन रहे हैं, आप लोगों को हमारा सेशन कैसा लग रहा है? यदि आप लोगों को हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो आप उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो उसे सब्सक्राइब करें। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुन रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।